ये उस दौर की कॉमिक्स है जब बेहतरीन स्टोरी लिखी जाती थी। यकीन मानिए 100% मैं सही कह रहा हूँ दावे के साथ। डोगा का पोस्टमार्टम मैंने बहुत से कानून तोड़े और उनका पोस्टमार्टम किया। दरिंदगी का पोस्टमार्टम किया, हैवानियत का पोस्टमार्टम किया, और तुम दोनों भी इसी का हिस्सा हो। आज मैं तुम दोनों का पोस्टमार्टम करूँगा। मैंने बहुत सारे इंसानों का पोस्टमार्टम किया और अब करूँगा डोगा का पोस्टमार्टम। अपराध से भी शराफत का पोस्टमार्टम करना कभी बंद नहीं किया। छोकरी अकेली है, पकड़ो उसे। बकरी कभी कसाई से बचकर नहीं भाग सकती। अब हम तुझे हलाल कर देंगे। चटाक, रजनी नाम है ना तेरा? अपने अखबार फॉलोअप में बहुत चटर पटर करती है ना तू। चटाक, मेरे दारू के अड्डे पर छापेगी, आज से तेरे गालों पर इतनी उंगलियां छाप दूंगा जितने तेरे अखबार में शब्द नहीं छपे होंगे। चटाक, ओफ। लड़की को छोड़ दो वरना उतने साल जेल में काटोगे जितनी अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है। ये मुझे जेल भेजेगा कीकर को? इसके शरीर में इतने सुराग बना दो जितना इसके शरीर में खून भी नहीं। खट 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 खट। गोलियां तो मैं भी उतनी चला सकता हूँ जितनी तुम्हारे शरीर में सांसें भी नहीं है। गोलियां चलाने के लिए पिस्तौल हाथ में होना भी जरूरी होता है। पहले इसे ही छाप दो। धड़ 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 धड़। छापने वाली छोटी प्रेसों के बंद होने का वक्त आ गया था, क्योंकि बड़ा ऑफसेट प्रिंटर आ गया था। किसने किसको छापा ये थोड़ी देर में तुझे पड़ जाएगा टिकट। धाड़। ओह डोगा, इस कुत्ते को रेबीज है। इसका खतरनाक और उसका कोई पक्का और स्थायी इलाज नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह समाज में जड़ जमा चुके अपराध का कोई पक्का और स्थायी इलाज नहीं है। भाव, यहाँ हंगामा देखा तो कुत्ते को साथ लेते हैं। अब यही तुम्हारा इलाज करेगा, क्योंकि इसके काटे का कोई इलाज नहीं है। शू, उफ, ओह नो। चारों जान छुड़ा के भागे। जब तक भाग सकते हो भागो, क्योंकि ये तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ेगा। मैं जानते हो डोगा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये लोग जिंदा रहने के लायक नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ बेटी। डोगा कुत्ता के पास वापस पहुँचा। ओह नो। गुर गुर, मैं जानता हूँ ये काम तेरे लिए संभव नहीं। चल मुझे वहाँ ले चल। हफ गुर कू। डोगा के लिए ना सही, किंतु वह एक नृशंस दृश्य था। किसी ने इन चारों के हाथ काट डाले हैं। इनके सिले हुए शरीर बता रहे जैसे इन्हें इनका कोई पोस्टमार्टम कर दिया है। कौन है वो हत्यारा? उसने क्यों किया ये हाल? क्या वो कोई डॉक्टर है? कू। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू मौत मांग रहा है, लेकिन मैं तुझे गोली तो नहीं मार सकता ना। मैं तुझे गटर में छोड़ सकता हूँ ताकि तू दूसरों को ये रोग न लगा दे। रहा सवाल गोली का, तो गोली से तो जुल्म खत्म होगा। एक डॉक्टर की तरह ही चीरा फाड़ी करके उसका इलाज करना होगा। डॉक्टर जिसका काम है रोग का इलाज करना, और वो काम कहीं भी रहकर कर सकता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, देश के अंदर हो या सरहद पर। इसकी ज़िंदगी बचानी है मुझे तो इसका हाथ काटना पड़ेगा। उफ नहीं, मेरा हाथ बचा लो डॉक्टर, क्योंकि हाथ कट गया तो मैं बच जाऊंगा, मगर दुश्मनों के बीच जाकर उनके चिथड़े उड़ाने का एक फौजी का उद्देश्य मर जाएगा। मैं मजबूर हूँ, मेरा कर्तव्य तुम्हारी ज़िंदगी बचाना है। जब किसी सरहद में युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी एक डॉक्टर की होती है। डॉक्टर अपाट है। एक बम विस्फोट में उड़ गई हैं इसकी टांगें। कोई भी युद्ध अपने पीछे लाशों और अपंगों की भीड़ छोड़ता है। इसे क्या हुआ? इसकी आंख में गोली का छर्रा लगा है। उफ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कंडा मोटे शरीरों को सिलते सिलते आंखें पथराने लगती हैं। उफ, कब कब बंद होगी ये लड़ाई? दो देशों के अहम की लड़ाई में कब तक एक इंसान दूसरे इंसान को ख़त्म करता रहेगा? बंद करो ये लड़ाई। इसे इसे क्या हुआ? ये बच्चा तो युद्ध में नहीं लड़ रहा होगा। दुश्मन के गोले सरहदों पर बसे गांव पर जा गिरे, जिससे ये बुरी तरह जख्मी हो गया। भारत पाक करगिल युद्ध का वो आखिरी सिपाही था, सेकंड लेफ्टिनेंट अनुज अपाठे। मेरा बेटा है ये, बचा नहीं पाया मैं इसे, क्योंकि डॉक्टर ज़िंदगी बचा सकता है, दे नहीं सकता।
हाँ, ये अमर हो गया है डॉक्टर अपाठे। हाँ, अमर हो गए मेरे दोनों बेटे, अमर हो गए। एक वहाँ 2 देशों की सरहद पर जहाँ ज़मीनों के लिए ज़िंदगियों के सौदे होते हैं, जिन्हें अपंग बनाया जाता है। एक जहाँ इंसानियत की सरहद पर जिसके पास सिर्फ हैवानियत है। क्या कसूर था मेरा? मैंने किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, जिसका जिम्मेदार मुझे मानकर मेरे घर को आग लगा दी गई, जिसमें जलकर मर गया मेरा दूसरा बेटा, जिसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता था। कोई जाकर पूछे उन हत्यारों से कि मैं अपने फौजी बेटे को भी नहीं बचा पाया। मैं वो डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। इंसानों के अंदर छिपी हिंसा खा गई मेरे बेटों को, इंसानियत की सरहद को भी लांघाया मैं। हिंसा फैलाते हैं हत्यारे अपराधी, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। काट डालूंगा उन हाथों को जो हिंसा और अपराध करेंगे, फिर चाहे वो हाथ 4 बदमाशी के हो, 40 के या 40,000 के। अगले दिन, कैसी हो रजनी बेटी? अरे आप आइए ना अंकल। रात तुमने बताया कि तुम फॉलोअप के मालिक हो। मैं तो खुद यही अखबार पढ़ता हूँ, थैंक्स। किस बात के लिए? मैं फूलों के लिए या अखबार पढ़ने के लिए? दोनों के लिए। इस वक्त मेरे यहाँ आने का एक कारण है, वो कारण मैं जानना चाहती हूँ। कारण है अपराध के प्रति मेरी नफरत, जिसके थोड़ा कम करने के लिए मैं भी तुम्हारी प्रेस में पार्टनरशिप चाहता हूँ। तुम्हारे पास अखबार चलाने की योग्यता है, मेरे पास पैसा। अखबार को चलाने के लिए जितना पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा श्रम होगा, मेरा पैसा। लेकिन अंकल, मेरे अखबार में पार्टनरशिप एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फॉलोअप को आधुनिक रूप देने और उसके प्रचार के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, पैसा मैं लगा रहा हूँ, वो तो तुम मेरे फ़ायदे को लेकर क्यों डर रही हो? ये सब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे चीता तुम, मोनिका और सूरज तुम भी। मुझे तुमसे शिकायत है रजनी, तुम्हारे साथ रात ऐसा हादसा हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। सुबह चीता भैया ने आपको फ़ोन किया, तब आपने उन्हें बताया। हादसा तो ठीक है, पर बात मामूली सी थी। स्वामी अंकल ने ऐन वक्त पर मेरी मदद की। गलत मदद तो डोगा ने की थी। अगर इस हादसे के बारे में एकदम से चीता को बताता तो रजनी को मुझ पर शक हो सकता था। अब तुम कैसी हो रजनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, वरना मिस्टर स्वामी की जगह की ऑफ़र को स्वीकार कर लेती। ये एक अच्छा ऑफ़र है रजनी, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे कबूल करती हूँ। मेरे सर से बोझ हट गया। इधर कोई बेहद गंभीर था। इस सेफ में रखी नेता निरंजन लोठे के काले कारनामों की फाइल, उनकी तस्वीरों के नेगेटिव सहित किसी ने गायब कर दिया। ऐसे सभी फाइलों की बदौलत ही ये बड़े बड़े सफ़ेदपोश नेता हमारे चंगुल में फंसते रहते हैं और हमसे ऊंचे स्वर में बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन राका साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ से छुड़ाने वाला की चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है। उसका यहाँ तक पहुँचना इस साबित करता है फटोके कि उसके हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और हम अभी तक उसका नाम भी नहीं जानते। शायद ये वही होगा जो इससे पहले भी हमारे खबरें फॉलो अप फुली करता होगा। उसकी खबरों के छपने के बाद पुलिस कार्यवाही में हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। खैर, उसका पता तो मैं चला लूँगा। फ़िलहाल मुझे उस फाइल की चिंता है जो निश्चित रूप से फॉलोअप में छपने के लिए जाएगी। निरंजन लोठे मेयर पद का प्रबल दावेदार है और ये चुनाव कल होना है। अगर लेकिन अगर वो फाइल फॉलोअप में छप गई तो एक भी आदमी लोहे की चोट लोहे को वोट नहीं देगा, लोठे को वोट नहीं, और लोठे हमारी फजीहत कर देगा।
फाइल के पन्ने फैक्स हो चुके थे। गुड, वेरी गुड मिस्टर एक्स ने इस बार बहुत शानदार काम किया है। ये खबरदार तो मुझे हर कीमत पर छापनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोहे लोठे को एक भी वोट मिले। मुझे स्वामी अंकल से बात करनी होगी। मैं यहीं हूँ। मैं तो खुद आपको फ़ोन करने वाली थी अंकल की लोग खबर की सुनकर। इस उम्र में कल का सूरज तुम लोग उगने से पहले लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। इससे बड़ी तादाद छापने और बेचने के लिए मुझे काफ़ी रुपयों की ज़रूरत है। रुपये की बिल्कुल चिंता परवाह मत करो, लेकिन ये रिपोर्ट तो अब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल हो गई लगती है। कौन है ये मिस्टर एक्स? ये खबर उसके हाथ कैसे लग गई? सॉरी अंकल, ये सब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मिस्टर एक्स अपराध की दुनिया का सताया हुआ एक ऐसा इंसान है जो इस दलदल को सुखाकर उस ज़मीन पर अमन और शांति के फूल उगाना चाहता है। और आप इस वक्त मेरे लिए भगवान काम कर रहा है। रातों रात खबर सभी फॉलोअप। सेठ निरंजन लोठे देश का गद्दार, अपराधी साठगांठ। क्या आप ऐसे आदमी को ताकत देकर उसे शैतान बनने में मदद करेंगे? उसी रात खबर फैल गई। वो अपने अंकल से कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करती है। रजनी के ऑफिस में। आओ सीता, तुम ध्यान लगा क्यों बैठे थे? खबर रातों रात छपी। सेठ नेता निरंजन लोठे देश का गद्दार, अपराधियों से साठगांठ। क्या आप ऐसे आदमी को ताकत देकर उसे शैतान बनाने में मदद करेंगे? कौन है मिस्टर एक्स? ये खबर उसके हाथ कैसे लगी? सॉरी अंकल, ये सब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मिस्टर एक्स अपराध की दुनिया का सताया हुआ एक ऐसा इंसान है जो इस दलदल को सुखाकर उस ज़मीन पर अमन और शांति के फूल उगाना चाहता है और इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है। रजनी के ऑफिस में। आओ चीता, इतनी रात गए क्यों बुलाया रजनी? चीता, कल सुबह सूरज उगने से पहले ये पेपर्स घर घर तक पहुंच जाएं। उसके लिए इनकी डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सुबह 3 बजे से पहले हो जानी चाहिए। इसे पढ़ो चीता, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर सीता से बातचीत करने में रजनी उलझ जाती है और ये सुबह में उसका जो न्यूज़पेपर रहता है वो मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है और डिलीवरी वन फैलअप की बिल्डिंग से बाहर निकलती है। मगर शायद रजनी को नहीं मालूम था कि निशाने बदल भी जाते हैं।
ओह शिट, हम लेट हो रहा है। हमें इसके पुल से बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा, मगर क्रेन को पुल से बाहर नहीं निकलना था। ओह नो, क्रेन का बार खुलकर गिर पड़ा है। क्रंच। अपनी बहन को उससे टकराने से बचाओ। मोरे के पास स्टीयरिंग घुमा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मुसीबत वहाँ भी तैयार थी। भड़क, ब्रेक लगाओ। क्रंच, धड़ाक। चीता जैसे तीक्ष्ण बुद्धि इंसान की बुद्धि उन हालातों में चकरा गई। अगर हमने हिलने की कोशिश की भी तो वैन 50 फुट नीचे रेल पटरियों पर जा गिरेगी। वैन के साथ ही हमारे चिथड़े भी उड़ जाएंगे। गोलियों की आवाज़ ने चीता के कान खड़े कर दिए। गोली किसने चलाई है? मुझे लगता है किसी ने गोली चलाकर वैन का नाला ताला तोड़ा है। कोई वैन का ताला क्यों तोड़ रहा है? वैन का दरवाज़ा खोलो, हरी अप। सुनो ये आवाज़ें सुनो। और मुझे लगता है क्रेन का टूटकर गिरना हादसा नहीं था, ये प्री प्लान्ड है। शायद कुछ लोग इन पेपर्स को लूटना चाहते हैं। इस स्थिति में हम उनके काम को और भी आसान कर दिया है। पेपर्स पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। अगर ऐसा हो गया तो रजनी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और उसके उस विश्वास की धज्जियाँ उड़ जाएंगी जो उसने मुझ पर किया है। और यहाँ पर चीता और उसका एक सहयोगी दोनों आपस में डिस्कशन करते हुए, और इधर माचिस की तीली जला करके बिल्कुल वो बंदा सोचता है फेंकने के लिए ही। तभी इसी के साथ भूरा उछला, उफ, और चिंगारी को कंठस्थ कर दिया। फटोके की आंखें फटी। उफ, ये कुत्ता किसका है? धड़ाक, मेरा है। इसी ने मुझे आकर इस गड़बड़ के बारे में बताया था। गड़बड़ भारी निकली। धम धाड़, और डोगा वहाँ पे आ जाता है और समय पर उनकी मरम्मत चालू कर देता है। अब जैसा कि डोगा के बारे में जानते हो। फटोके, तेरी सुलगाई चिंगारी तो मेरे कुत्ते ने बुझा दी, मगर जो आग तुझे और तेरे कारनामा को देखने के बाद मेरे चेहरे पर भड़की है वो तुझे जला डालेगी। वाह, बेहतरीन डायलॉग। ऐसी डायलॉग सिर्फ डोगा के भी कॉमिक्स में देखने को मिलती थी। चीता को साइड व्यू मिरर में वो सूरज चमकी। ये तो डोगा है। ओह, अब हमारे और अखबार के बचने की सूरत निकल आई है। डोगा की लात खाकर और बदमाश सीधा वैन पर उछला, जिससे वैन का बैलेंस बुरी तरह से खराब हुआ। ऑफ, वैन नीचे गिर रही था। क्रेन का बार भले ही टूटा हो पर अभी भी वैन का वजन संभाल सकता है। डोगा को वैन भी बचाना था। धम, और मुझे अपराध का वजन भी कम करना। ऑफ, ये क्या? भागो वरना मचेंगे। जरूर भागो, लेकिन अगर भागने के लिए टांगे साथ दे तो। और उसके टायर खींच के मारता है डोगा, और उन्हें एक एक करके किसी को लात से, किसी को किक से, किसी को फाइट से फेंक देता है, और उन्हें हाईवे पर एक धक्का दे करके छोड़ देता है। ओह, तो तुम वैन में हो चीता? हाँ डोगा, मेरे साथ वैन में ड्राइवर भी मेरे हैं। हम वैन में फंस गए थे। वो बदमाश वैन से भरे पेपर्स में आग लगाना चाहते थे, और अगर तुम न आते तो हम सफल भी हो जाते। सही बोल रहे हो। तो ये इस फिल्म, इस पेजेस में भी कुछ बातें हो रही होती हैं, और मैं रजनी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। उसका मुझ पर जो भरोसा था वो अभी इन अखबारों के साथ ही जल गया। चीता उस लोटे के विषय में सब पता चला गया।
गीता तो समय को दुर्भाग्य है डोगा भाई, वरना ये काम गैंग लीडर राका और उस पर नजर रख रहा हूँ। वो चारों अभी मरे नहीं हैं। मैं उन्हें गले में हाथ डालकर राका का नाम उकलवा लूँगा। वो सोचना गलत था क्योंकि वे बच्चे नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे। ओह, क्या हो गया? क्यों कह रहे हैं घंटे बदमाश है प्रधान? क्यों कर रहा है वो गुंडे बदमाशों का ऑपरेशन? क्या काट रहा है उनके हाथ?